साथियों नमस्कार। फर्स्ट वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, उम्मीद है। उसके अंदर मैंने आरपीएससी संस्कृत शिक्षा साइंस सेकंड ग्रेड के अंदर जो केमिस्ट्री पार्ट है कि उसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर का फंडामेंटल पार्टिकल फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया। यह सेकंड वीडियो है जिसके अंदर आज मैं एटॉमिक मॉडल्स और उनकी लिमिटेशंस की बात करने वाला हूँ। उसके साथ में ही कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों नमस्कार। सेकंड वाला टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं और सेकंड टॉपिक जो आज का है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम्स दिखते कैसे हैं। फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की थी और फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से पार्टिकल्स लिए थे तो आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉन लिया था, प्रोटॉन लिया था, न्यूट्रॉन लिया था, एंटी प्रोटॉन लिया था, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, मेसोन, है ना। इन सब की बात हम लोगों ने करी थी। पॉजिट्रॉन, इनकी बात करी थी। आज वाला जो टॉपिक है जिसके अंदर मैं बता रहा हूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करने वाले हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहली चीज तो हर एक टॉपिक के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर तुम जाओगे तो वहां पे आपको कमेंट सेक्शन में क्या, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा फ्री टेस्ट का। हर एक वीडियो के रिवीजन के लिए मैंने 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितना मेरे को सफिशिएंट लगता है उतने क्वेश्चंस डाल करके मैंने उसका फ्री टेस्ट बनाऊंगा मैं। तो जैसे फर्स्ट जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसका फ्री टेस्ट आपको उसके नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहां क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जा करके और फ्री टेस्ट दे सकते हो। इस वाले वीडियो का भी फ्री टेस्ट जो है वो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ होगा, वहां जाकर के आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। इसको टेस्ट को देने से ये रहता है कि आपका जो टॉपिक है उसका रिवीजन सेम डे सेम वीडियो के साथ में होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। पहले आपको पता है कि पहले बहुत सारे मॉडल्स हुआ करते थे। अभी क्योंकि जो आपका ये वाला कोर्स है, ये वाला जो आपका टॉपिक है, इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन, आपको 12th क्लास के लेवल का तक का जो है सेकेंडरी लेवल का, वहां पे आपको केवल और केवल 3 मॉडल मेन पढ़ने हैं। 3 मॉडल में पहला तो है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, दूसरा हमारा आ जाएगा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और तीसरा आ जाएगा नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल। उसके बाद में क्वांटम थ्योरी और ये चीज़ें हैं उसकी हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले मॉडल से, जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। टाइम वेस्ट अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है, फालतू समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं लाइव नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि लाइव के अंदर ज़्यादा समय जो है वो कमेंट वगैरह पढ़ने में उनमें जाता है। तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की हम लोग बात करेंगे। और थॉमसन्स और एटॉमिक मॉडल के अंदर आपको पता है कि इसने सबसे पहली चीज़ तो ये बोली थी कि जितना भी एटम है, जितना भी एटम का पार्ट है वो एक स्फेरिकल क्लाउड के अंदर है। स्फेरिकल क्लाउड है मतलब एक गोलाकार क्लाउड है, बादल है। किसका बादल है? वो है पॉजिटिव चार्ज का। मतलब ओवरऑल पूरा है पॉजिटिव चार्ज, पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज फंसे हुए हैं इस तरह से। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बराबर मात्रा में है, इसीलिए ओवरऑल जो एटम है वो क्या है? न्यूट्रल है। अब आप जब इसको देखेंगे, अगर आप लोगों ने क्रिसमस का जो पुडिंग केक आता है वो वाला खाया है तो आपको पता पड़ेगा कि पुडिंग जो है वो इसी तरह की दिखती है, इसीलिए हम लोग उसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, दूसरी बात, इसको हम लोग क्रिसमस केक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वाटरमेलन में जिस तरह से शीड्स फंसे हुए रहते हैं वो भी इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी को इसने एक्सप्लेन किया। इट एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी ऑफ एटम दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ या पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर सिमिलर, आर इक्वल, दैट्स व्हाई ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल, कि दोनों बराबर होते हैं इसलिए ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। दूसरी बात इसने ये बताई कि जो ओवरऑल स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज का और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और वो फंसे हुए रहते हैं। ठीक है, ये सिंपल मॉडल था। इस मॉडल में कुछ कमी है। क्या कमी है? कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन्स थे उसको ये मॉडल नहीं समझा पाया,
इसीलिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है वो फेल हो गया। उसके बाद नया मॉडल आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इसको आप लिख लो, 2 मिनट का पॉज कर रहा हूं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका एक और ड्रॉबैक और देख लेते हैं। ड्रॉबैक में लिख देता हूं कि इसमें क्या कमी थी। इट was unable to explain Rutherford's scattering experiment। अब रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था उस पर चलते हैं। यहां तक का समझ में आ गया होगा आपको, बहुत आसान था। अब देखते हैं रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप बताया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। रदरफोर्ड ने इस सेटअप में किस तरह से अरेंज किया उसकी हम लोग बात करेंगे। रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें सबसे पहले आप यहां देखेंगे तो ये है सोर्स। ये सोर्स क्या फायर करेगा, ये अल्फा पार्टिकल्स फायर करेगा। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में कल भी मैंने बताया था। डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस मतलब हो गया 2He4 जिसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज हैं, मतलब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए हैं। केवल न्यूक्लियस है हीलियम का, उसी को हम लोग बोलेंगे अल्फा पार्टिकल। बीच में आप देख सकते हैं पतली सी, बहुत पतली सी, 10,000 एटम पतली बोल सकते हैं, इतनी सी पतली गोल्ड फॉइल है। इस गोल्ड फॉइल के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स फायर किए जाते हैं तो ये एक ही बीम आपको दिख रहा होगा। ये इस तरह से बहुत सारे बीम्स जो अल्फा पार्टिकल्स के ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एटम है। अब आपको पता है कि एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो है पॉजिटिव चार्ज का। अब जब ये अल्फा पार्टिकल्स जो कि खुद एक पॉजिटिव चार्ज है, जब ये इस पॉजिटिव चार्ज के पास में जाते हैं तो जो पार्टिकल बिल्कुल सामने इस पॉजिटिव चार्ज के जाएगा वो तो क्या होगा, रिपल्शन की वजह से वापस से 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। जो इसके पास आएगा वो इससे रिपेल होकर के और इस तरह से स्कैटर हो जाएगा, और जो इसके पास नहीं गुजरेगा वो बिल्कुल सीधी सीधी लाइन में ट्रेवल करेगा और सामने की तरफ जाकर के टकराएगा। टकराने के बाद में ये देखो सामने पूरी ZNS का पर्दा लगा रखा है, डिटेक्टर, फोटोग्राफिक फिल्म भी इसको बोल सकते हैं। इसके ऊपर ये पार्टिकल जब जाएंगे तो फ्लोरोसेंस पैदा करेंगे। ये सिंपल इसका मॉडल था। इसके मॉडल को ये हमारा पहले वाला थॉमसन एटॉमिक मॉडल है वो नहीं समझा पाए स्कैटरिंग को। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो पूरा स्फीयर पॉजिटिव चार्ज का है। जब अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर फायर किए जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज के साथ में ज्यादा रिपल्शन शो करना चाहिए और मैक्सिमम पार्टिकल्स रिपेल होकर के पीछे चले जाने चाहिए, सोर्स की तरफ ही लौट जाने चाहिए, पर नहीं लौट रहे हैं। हो क्या रहा है कि पार्टिकल्स इस एटम के अंदर से पास होकर के आगे पर्दे पर टकरा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है, पहली बात, क्योंकि जो पार्ट खाली है उसमें बिना पार्टिकल टकराए हुए सीधे सीधे सामने जा रहे हैं। कुछ पार्टिकल साइड में जा रहे हैं, इसका मतलब बीच में पॉजिटिव चार्ज है, और जो सीधा जा रहा है वो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज से टकरा करके सीधा जा रहा है। इसका मतलब एटम का ज्यादातर पार्ट खाली है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के बीच में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने सिंपली यही चीज जो है वो स्टार्ट करी थी, यही चीज बताई थी। इसी के मॉडल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखें, तो 2 मिनट का पॉज दे रहा हूं मैं, आप आराम से ये चीज लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको लिख लेना, ठीक है। एक बार वापस से मैं पढ़ रहा हूं। पहली चीज, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। एटम का ज्यादातर पार्ट खाली रहता है। एटम पजेज हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, बहुत ज्यादा भरा हुआ और धनात्मक आवेश युक्त केंद्रक होता है। इस केंद्रक को ही हम लोग न्यूक्लियस इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका जो आकार है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। अब सुनो भैया, कल अगर तुम लोगों ने ये लास्ट जो फर्स्ट वाला वीडियो देखा होगा, तो फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर तुमको मैंने बताया था कि एक न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, ये एटम का साइज क्या होता है, सॉरी कल बताया था। तो आपको न्यूक्लियस का साइज भी पता होना चाहिए और एटम का साइज भी पता होना चाहिए,
पहले भी आरपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मोस्टली हर एक एग्जाम के अंदर ये एक फेवरेट क्वेश्चन सा होता है। तो आपको एक तो चीज न्यूक्लियस का मीटर के अंदर हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पहली चीज ये बतानी है। दूसरा आपको बतानी है कि एटम का साइज मीटर में कितना होता है और सेंटीमीटर में कितना होता है। तो इन दोनों को ही तुम कमेंट कर देना, कमेंट करोगे तो मुझे पता पड़ेगा कि आप में से कितने लोग जो है वो इस टॉपिक्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड है। अब देखें आगे, जो सारा मास है एटम का वो सेंटर के अंदर न्यूक्लियस के अंदर रहता है। सारा मास, द्रव्यमान सारा किसके अंदर रहता है, सेंटर में रहता है। इसीलिए आपको पता होगा कि जब भी हम लोग द्रव्यमान संख्या लिखते हैं तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ही योग जो है वो लिखी जाती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए 2He4 अगर मैं हीलियम के लिए लिखूं तो ये वाली जो नीचे वाली है ये है एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला है ये है मास नंबर। मास नंबर मतलब हो गया द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो सारा जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, इसीलिए ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस के सेंटर में ही सारा का सारा द्रव्यमान केंद्रित रहता है। एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो आगे की दो चीजें और मैंने बता दी कि मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। अगली बात ये कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड और सर्कुलेट होते रहते हैं ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, ये चीज बाद में जोड़ी गई। इसने केवल ये चीज बोली थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, केवल इसने इतनी सी ही बात बोली थी। ठीक है, अब चक्कर कैसे लगाता है यही इसका ड्रॉबैक बन गया। इसका ड्रॉबैक कैसे बन गया वो देखना। देखो तो देखो ड्रॉबैक क्या है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का इतना अच्छा मॉडल था, सबसे बेसिक और एलिमेंट्री मॉडल, बहुत ही अच्छा मॉडल जिसको प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं। आपको बताऊं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर से ही पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि प्लैनेटरी मॉडल कौन सा है, उसके अंदर आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बताना है कि ये प्लैनेटरी मॉडल है। तो होता क्या है कि ये मॉडल कह रहा है कि बीच में सारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन बीच में है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, चारों तरफ घूमता है। तो घूमता है तो ये मॉडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको पता है अट्रैक्शन पैदा होगा। बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करता करता क्या होगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा, लूज करता जाएगा। तो ये जो ऑर्बिट जिसके अंदर ये घूम रहा है ये ऑर्बिट लगातार छोटा होता जाएगा और एंडली क्या होगा कि फाइनली ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही फॉल डाउन हो जाएगा। तो अगर इस मॉडल की बात करें तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग हर एक एटम एक समय बाद में अनस्टेबल होकर के नष्ट हो जाना चाहिए। इसीलिए ये मॉडल जो है वो फेल हो गया क्योंकि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं समझा पाया। यही चीज मैंने यहां पर लिख रखी है, आप लोग ये नोट डाउन कर लो, 2 मिनट का पॉज ले लो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और आप इसको फोटो भी ले सकते हो, फोटो लेकर के इसको लिख भी सकते हो। एक बार मैं पढ़ देता हूं इसको। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड दे एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दे एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जब कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है, एक्सिलरेट करता है, चलता है, मूव करता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है विच फॉलोज इलेक्ट्रॉनिक मोशन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक मोशन होता है। दस ऑर्बिट कंटिन्यू टू शिंक, इसकी वजह से ऑर्बिट क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। सो एटम इज अनस्टेबल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए अनस्टेबल मॉडल ऑफ एटम। 2 नाम हो गए, पहला नाम हो गया क्या, प्लैनेटरी मॉडल, दूसरा क्या हो गया, अनस्टेबल मॉडल। यहां लिखा हुआ है इन द प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन शुड एमिट एनर्जी स्पेरिकली फॉल ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे। ऑर्बिटल्स की हम लोगों ने बात करी, हम लोगों ने देखा कि किसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। अब इसके बाद में
आगे जो मॉडल आएगा हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल, उससे पहले हमें बहुत सारी बातें हैं जो आनी चाहिए, उसकी पहले बात कर लेते हैं, सारे वेव थ्योरी वगैरह की बात कर लेते हैं, उसके बाद उस मॉडल पर हम लोग पहुंचते हैं। तो देखें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें अपने को जाननी चाहिए उससे पहले। वो है ये दो बातें, एक तो एटॉमिक नंबर और एक है मास नंबर। एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, यहाँ लिख देता हूं मैं देखो ऐसा मान करके पढ़ा रहा हूं कि तुमको कुछ भी चीज याद नहीं है, ठीक है। और ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, ये द्रव्यमान संख्या, ठीक है, ताकि कोई भी चीज छूटे ना, छोटे छोटे डिटेल जो है वो भी आपको आ जाए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दोनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि प्रोटॉन की संख्या तो है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दो तो वो है मास नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल है 6 कार्बन 12। अगर आपसे पूछ ले कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं और इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? प्रोटॉन तो है 6, क्योंकि नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, ये रिप्रेजेंटेशन है, ऊपर लिखा जाता है मास नंबर और बीच में आ जाएगा एलिमेंट का सिंबल, ठीक है। तो यहां पर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर कितना है इसका? 12, एटॉमिक नंबर है 6, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 6। तो यहां हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन भी 6 हैं और न्यूट्रॉन भी 6 हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए छोड़ देता हूं। 6 कार्बन 14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको बताने हैं कि कितने हैं, ठीक है। कमेंट कर देना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 6 कार्बन 14 के अंदर, ठीक है। अब देखो कुछ और टर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आइसोटॉप्स की। अब इसके बाद में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इस चीज को। आइसोटॉप होते हैं, आइसोबार होते हैं, आइसोस्टर्स होते हैं, आइसोडाइफर्स होते हैं, है ना। इस तरह की स्पीसीज की हम लोग बात करने वाले हैं। आइसोटॉप क्या होते हैं? तो आइसोटॉप वो स्पीसीज हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो हैं सेम और मास नंबर है डिफरेंट, ठीक है। ये सिंपल चीज है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन दे दिया 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14 रिलेटेड टू ईच अदर। तो किस तरह से ये रिलेटेड हैं एक दूसरे से? तो हम लोग बोलेंगे कि इनके नीचे वाली संख्या, मतलब इनके एटॉमिक नंबर सेम है पर ऊपर वाली संख्या मास नंबर डिफरेंट है, इसीलिए हम लोग इनको बोलेंगे कि ये एक दूसरे के क्या हैं? आइसोटॉप्स हैं। इसी तरह से जैसे ये एग्जांपल दे रखा 1H1, 1H2, 1H3 ट्रिटियम, है ना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इनको भी अगर आप देखोगे तो नीचे एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर जो है वो क्या है? डिफरेंट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटॉप्स। अब बात करते हैं दूसरी स्पीसीज की और वो है आइसोबार। तो आइसोबार क्या होते हैं? तो जस्ट आइसोटॉप का उल्टा है। यहां पे एटॉमिक नंबर तो क्या होंगे? एटॉमिक नंबर होंगे डिफरेंट और मास नंबर क्या होंगे? सेम। एटॉमिक नंबर है डिफरेंट और मास नंबर क्या है? सेम। एग्जाम्पल आप यहां दिया हुआ है वो देख सकते हैं, 18 आर्गन 40 और 19 पोटेशियम 40, ठीक है। तो अगर आप यहां दोनों को देखोगे तो दोनों ही अलग अलग एलिमेंट्स हैं। याद रखना है आइसोबार दो अलग एलिमेंट होते हैं, आइसोटॉप सेम एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग एलिमेंट हैं, इसीलिए इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर में जो जुड़ने वाले न्यूट्रॉन हैं उनकी संख्या जो है वो इस तरह की है कि इनको जोड़ने के बाद में, न्यूट्रॉन जोड़ने के बाद में इनके मास नंबर सेम हो जा रहे हैं।
ये है डिफरेंस, ठीक है। ये आइसो बार की बात हुई। अब हम लोग बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की अगर हम लोग बात करें तो नाम से पता पड़ रहा है, दो स्पीसीज विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। उदाहरण ले लो, उदाहरण है जैसे एक तो है नियोन और एक है Na+, एक है मैग्नीशियम +2, एक है एल्यूमिनियम +3। अगर इन स्पीसीज को देखोगे, एक है F-, तो आपको पता है फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन माइनस वाला जुड़ जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नियोन आपको पता है 10वें नंबर पे आता है, सोडियम 11 पे आता है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस होने की वजह से माइनस हो गया तो यहाँ आ जाएगा 10। मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसीलिए +2 आ रहा है तो ये हो जाएगा फिर से 10। एल्यूमिनियम हो जाएगा 13 पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसीलिए ये भी हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो इन सभी स्पीसीज को अगर आप स्टडी करोगे तो सभी में ही 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसीलिए ये हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इस एग्जाम के अंदर बहुत बार आइसोटॉप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर, आइसोडाइफर से क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी, इसीलिए ये वाले क्वेश्चन फिर से आने की संभावना है, इसीलिए आपको ये याद रखने चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग फोर्थ स्पीसीज की, और फोर्थ स्पीसीज क्या है हमारे सामने, वो है आइसोटोन। और पहले भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आइसोटोन। आइसोटोन्स क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम होंगे उनको आइसोटोन कहेंगे। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है 1H3 2He4। अगर आप यहाँ देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालना है। अच्छा, सबसे पहले ऊपर से ही चेक करते हुए आएंगे क्या ये आइसोटॉप्स हैं। आपको पता है आइसोटॉप के अंदर ऊपर वाली संख्या क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। मास नंबर क्योंकि डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो हमेशा ऊपर वाली संख्या हमारी डिफरेंट है, तो नीचे वाली संख्या सेम होनी चाहिए, पर नीचे वाली संख्या भी डिफरेंट है, इसका मतलब आइसोटॉप तो ये नहीं है। आइसोबार की बात करें तो आइसोबार में ऊपर वाली संख्या क्या होनी चाहिए, सेम, यहाँ डिफरेंट है इसीलिए आइसोबार भी नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कोई चार्ज भी नहीं है और दोनों ही अलग अलग एलिमेंट हैं, इसीलिए ये भी हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता। अब बात करेंगे आइसोटोन की, तो आइसोटोन ये हो सकता है, इसको कैसे चेक करेंगे, तो हमको पता है मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर लेंगे, तो यहाँ माइनस करेंगे, मास नंबर है 3, एटॉमिक नंबर है 1, तो हमारे पास में आएंगे 2 न्यूट्रॉन। और यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे 4 - 2, तो यहाँ भी आ जाएंगे 2 न्यूट्रॉन, तो दोनों में ही 2 न्यूट्रॉन है, इसीलिए ये स्पीसीज रहेगी आइसोटोन। अब बात करेंगे नेक्स्ट है हमारा आइसोडाइफर्स। अब ये आइसोडाइफर्स क्या हो गए, क्या स्पीसीज हो गई आइसोडाइफर्स, तो आइसोडाइफर्स की अगर हम लोग बात करें तो आइसोटॉपिक नंबर हमको निकालना पड़ेगा। अब आइसोटॉपिक नंबर कैसे निकालते हैं, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर के डबल को माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल 19K39 ये हमारी स्पीसीज है और 9F19 ये हमारी स्पीसीज है, तो यहाँ पे मास नंबर क्या है 39, यहाँ लिख दिया 39 माइनस, अब आपको पता है 2 इंटू एटॉमिक नंबर, तो 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 38, तो 39 - 38 आंसर आया 1। इसका आइसोटॉपिक नंबर क्या हो गया 1 पोटेशियम का। अब इसका निकालेंगे तो यहाँ पर भी आ गया 39 - 2 मल्टीप्लाइड 19 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो हो जाएगा 19 - 18, तो आंसर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, इसका भी आइसोटॉपिक नंबर 1 है, इसका भी आइसोटॉपिक नंबर 1 है, तो दोनों का ही आइसोटॉपिक नंबर सेम होने की वजह से एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोडाइफर्स कहलाएंगे। और लास्ट जो है हमारे पास स्पीसीज वो है आइसोस्टर्स। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी स्पीसीज देखी उनकी ये खास बात थी कि उन सब में केवल एक ही एलिमेंट था, पर आइसोस्टर्स में ऐसा नहीं है। आइसोस्टर्स के अंदर एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं।
जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखो NO और CO, N2 और CO, अगर इनको देखें तो इन दोनों के अंदर यहाँ पर एक ही तरह का एलिमेंट है नाइट्रोजन, पर यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तरह के एलिमेंट है। यही बात मैं बोल रहा हूँ कि एक ही तरह के भी हो सकते हैं और अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। वैसे एक ही तरह के होंगे तो दो अलग अलग एलिमेंट्स के होंगे, सेम के नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या खास बात है, यहाँ खास बात यह है कि आइसोस्टर्स होते हैं वो जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम, अब यहाँ नंबर ऑफ एटम कितने, 2 नाइट्रोजन है ना, तो नंबर ऑफ एटम हमारे पास में हो गए कितने, 2, नंबर ऑफ एटम 2। यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम देखेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 2। अब यहाँ पर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, तो एक नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन हो गए 7, तो 2 में कितने हो जाएंगे 14, 14। इस तरह से कार्बन में हो गए 6, ऑक्सीजन के अंदर हो गए 8, तो दोनों के अंदर मिलाकर के कितने हो जाएंगे 14। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इनके अंदर क्या रह गए, सेम हो गए। तो नंबर ऑफ एटम सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, इस तरह की स्पीसीज को हम लोग बोलेंगे आइसोस्टर। दोस्तों ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और आज का ये जो टॉपिक था इसके भी आपको नीचे की तरफ लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आज के टॉपिक का भी आप टेस्ट देंगे। इस तरह से रोज़ डेली टेस्ट देंगे, आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और उम्मीद है आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम के अंदर आने लायक है और उसको पढ़ने में आपको आनंद भी आएगा। हमारी एक टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, आप टेस्ट सीरीज़ भी एप्लीकेशन पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ पढ़ाई करने का आपको आनंद भी प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।